सबसे पहले तो मैं सेंट जोस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ का को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक इंडियाज़ मैरीटाइम कल्चर कंटिन्यूटी एंड चेंज पे ये सेमिनार रखा है। और इस सेमिनार में वर्कशॉप में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं डायरेक्टर जनरल सेंट जोस अशोक कुमार सर और सेंट जोस की पूरी टीम का आभारी हूँ। दूसरा, इस पूरे वर्कशॉप में या सेमिनार में डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रेजिलियंस के एस्पेक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए मैं मनोजीत दास को भी मतलब बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक नेशनल सिक्योरिटी, मैरीटाइम एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट या रिस्क एंड रेजिलियंस को कनेक्ट करता हुआ टॉपिक इसमें रखा है। मेरा जो टॉपिक है आज के उसमें पैनल डिस्कशन में वो है कि इको लेबल्स एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ शोरलाइन रेजिलियंस। सो इसमें आज के मैं जो बात रखूँगा उसको बहुत ब्रीफली रखूँगा और 3-4 सेक्शन में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि रेजिलियंस क्या है, और हम जब बात करते तो रेजिलियंस की बात ज़्यादा करते हैं। रॉबस्टनेस एंड रेजिलियंस के बीच में डिफरेंस भी हम सबको, यहाँ पे मेरे यंग फ्रेंड्स बैठे हैं, उनको ये भी क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो विषय है मैं बात करूँगा इको लेबल्स और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के बारे में इन जनरल, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इन जनरल। और तीसरा जो हम मैरीटाइम कंटेक्स्ट में इको लेबल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और कोस्टल इकोसिस्टम हो या तो शोरलाइन रेजिलियंस हो, उसे बिल्ड करने में किस तरह से इको लेबल्स एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। So to begin with, the resilience was first discussed in the field of environmental management itself, originating from the studies on population fluctuations in ecosystems. Initially, resilience was measured through two main characteristics. One is recovery, another is stability, with recovery further divided into ecological and engineering resilience. Then a more classic interpretation is provided by interpretation of resilience was provided, and that includes three essential attributes. One is the ability to maintain function and structure despite of changes, self-organizing capacity, and the ability to learn and adapt. And as we know, there are multiple assessment methods for quantifying resilience which are continuously being used in different fields. And coastal management policies and practices have increasingly aimed to enhance resilience of coastlines in recent times. So, अब इको लेबल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स बैठे, आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते होंगे तो उसमें वो एक ग्रीन मार्क देखा होगा, लेबल देखा होगा, रिसाइकलिंग वाला। ऐसे इसी तरह का इको लेबल्स जो होता है, और इको लेबल जो है वो एक तरह का सर्टिफिकेशन मार्क्स या लेबल्स है जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस पे रखा जाता है, और वो ये दर्शाता है कि वो एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। और इको लेबल्स एक टूल है जो आइडेंटिफाई करता है कि प्रोडक्ट या तो सर्विसेज स्पेसिफिक एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को उनके लाइफ साइकिल अप्रोच में मीट करती है। और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी is a broader ethos and set of obligations to protect, restore natural systems.
India has gradually integrated eco-labeling and environmental responsibility into governance and market practices. The country employs eco-label to promote sustainable consumption, encourage greener manufacturing, and raise awareness among consumers about environmental friendly products. So बहुत ही ब्रीफली इको लेबल्स के बारे में बात करूं तो तीन तरह के मेनली इको लेबल्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। और वो दर्शाते हैं कि एक इको लेबल है वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होता है। दूसरा जो टाइप 2 इको लेबल है वो सेल्फ डिक्लेयर्ड एनवायरमेंटल क्लेम्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो करते हैं। और तीसरा टाइप 3 ऑफ इको लेबल जो है वो एनवायरमेंटल प्रोडक्ट डिक्लेरेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल असेसमेंट होता है। मेजर इको लेबल्स की बात करें तो एक यूरोपियन यूनियन का इको लेबल है, वो बहुत ही प्रचलित है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 1991 में ऑफिशियल इको लेबल ऑफ इंडिया लॉन्च किया था, एंड वो इको मार्क के नाम से जाना जाता है। इसी तरह का बहुत सारा विश्व में इको लेबल्स प्रचलित है, जैसे इको मार्क है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल है, ग्रीन प्रो है। ये सब इको लेबल्स का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो क्या सिग्निफिकेंस है? इको लेबल्स का सिग्निफिकेंस है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। So, in environmental protection, by turning consumer attention into green products, eco-labels support reduction in pollution, efficient use of natural resources, and better waste management. Eco-labels also provides manufacturers an incentive. So, the eco-labeling regime motivates companies to innovate and integrate sustainable practices and providing them with a competitive advantage. Eco-labels are central to India's broader environmental policies, including sustainable consumptions, the life, what we frequently use nowadays, lifestyle and environment, movement, and countries' commitment under UN Sustainable Development Goals. And eco-label also empowers consumers. So they help consumers towards making informed, environment conscious choices and to conserve the environment. So now I want to and when I say environmental responsibility, तो हम सब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, डिफरेंट टाइप्स के लॉज, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वगैरह डिफरेंट लॉज के बारे में भी जानते हैं। और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारी कॉरपोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्लूड होती है। अब अगर मैरीटाइम कंटेक्स्ट में बात करें तो इको लेबल्स और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मुझे आज दिया गया है, उस पर बहुत ही रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक काफ़ी कम रिसर्च और काफ़ी कम एविडेंसेस उस पर अवेलेबल है। लेकिन हाँ, अगर मैरीटाइम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इको लेबल्स आर इंसेंटिवाइजिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, particularly for fisheries, aquaculture, construction materials, and coastal tourism. Eco-labels can promote the use of sustainable materials like sustainably harvested seafood, erosion control products from renewable sources. Eco-label can encourage businesses and consumers to support practices that reduce pollution, habitat destruction, and over-exploitation of marine resources. Eco-label can foster transparency and trust, driving markets towards producers that invest in resilience, restoration, and risk-aware planning for coastal infrastructure. And when we talk about environmental responsibility in context of shoreline and maritime communities, then core environmental responsibilities includes adopting ecosystem based shoreline protection such as living shorelines। एक बहुत ही प्रचलित कंसेप्ट है लिविंग शोरलाइन का, जिसमें कि नेचुरल मटेरियल, नेटिव वेजिटेशन एंड रिस्टोर्ड हैबिटेट्स को बफर के तौर पे यूज किया जाता है अगेंस्ट स्टॉर्म सर्ज, इरोजन, सी लेवल राइज,
rather than relying exclusively on hard infrastructure. Restoring and preserving wetlands, mangroves, reefs, and dunes, which enhance natural resilience, store carbon, and reduce disaster risk for coastal population, is also a part of environmental responsibility in context of shoreline and maritime communities. And implementing sustainable local governance, monitoring programs, and disaster preparedness plan that prioritize both human and ecosystem security. Now, what are the roles that can be played by eco-labels and environmental responsibility in shoreline resilience? So, first is role in promoting sustainable resource management. Like when we talk about fisheries and aquaculture, then eco-labels like Maritime Stewardship Council for wild caught fish and Aquaculture Stewardship Council for farm seafood encourage sustainable fishing and farming practices. So, sustainable fishing and farming practices के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है. These include maintaining healthy fish stocks, minimizing bycatch, and protecting marine habitats. Now, how it will impact on resilience? So, healthy and abundant fish population contribute to robust marine ecosystem. This ecosystem will, with its diverse species and intact habitats, is more resilient to environmental shocks like warmer ocean temperatures, increased ocean temperature, acidification, and provides essential services like coastal protection. For example, healthy oyster reefs and seagrass beds act as a natural wave attenuators, reducing erosion and storm surge. Then एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट इको लेबल रोल प्ले कर सकता है, वो ये है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है. जैसे कि हमने कंसेप्ट सुना है इको टूरिज्म, तो इको लेबल कैन एनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन अदर कोस्टलाइन इंडस्ट्रीज लाइक टूरिज्म. सर्टिफिकेट फॉर ग्रीन होटल्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म ऑपरेशन कैन लीड टू रिड्यूस वेस्ट, lower energy consumption, responsible interaction with coastal environment. Then there is a role in driving consumer awareness and demand. There is a role in environment encouraging innovation and best practices. Then there is a role in supporting ecosystem based management. Then there is a role in fostering community engagement and livelihood. So I will wind up. I will talk about 2-3 challenges and consideration in terms of eco labels and environmental responsibility. We should be aware about greenwashing. So we should differentiate between legitimate eco labels as well as greenwashing. Then there is a cost and complexity also involved in eco labels. And there is a lack of awareness about specific eco labels in different stakeholders. So, for young friends here, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि कोस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करने में किस तरह से इको लेबल्स एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर सकती है उसके बारे में, और सी फूड सेक्टर में इको लेबल एंड सस्टेनेबिलिटी कैसे रोल प्ले करती है उसके बारे में भी हमें देखना चाहिए. सो टू कंक्लूड, इको लेबल्स एंड अ जनरल कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी contribute to shoreline resilience by fostering sustainable practices, driving consumer demand for eco-friendly products, encouraging innovation, supporting ecosystem health, and strengthening coastal communities. They are a valuable component of multifaceted approach to risk preparedness in a changing coastal environment. Thank you.